आज हम हिंदी धरोहर में सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसका अंत हमें भीतर तक कँपा देता है। हिंदी कथा जगत के मूर्धन्य दिग्गज कथाकार यशपाल की कहानी पर्दा। यूं तो ये कहानी एक परिवार पर केंद्रित है, मगर हम गौर करें, ध्यान से देखें तो इसकी अंतर्धारा में हमें कई कहानियां नजर आती हैं। ब्रिटिश सत्ता की गुलामी के दौरान कृषि के साथ साथ हमारे कुटीर उद्योग धंधे भी नष्ट हुए थे। कैसे दस्तकारों और शिल्पकारों का पतन हुआ, ये कहानी हमें बताती है। कैसे अशिक्षा के कारण हम मानसिक दासता की गुलामी में जकड़े रहे, ये कहानी हमें बताती है। कैसे जागरूकता के अभाव में जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि ने आम जन को दरिद्रता के अंधकूप में धकेल दिया। कैसे रूढ़ विचारों और खोखली इज्जत ने आडंबर रचकर शोषण किया। कैसे महिलाएं छिटक कर हाशिए से भी परे पर्दे में अनावृत होती गईं। इन सब अंतर्धाराओं को उजागर करती है ये कहानी। आइए सुनते हैं यशपाल की कालजयी कहानी पर्दा। चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी थी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास करके रेलवाई में और डाकखाने में बाबू हो गए थे। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदों और तनख्वाह में खास तरक्की नहीं हो सकी। 30-40 रुपए माहवार के दर्जे पर ही रहे। चौधरी साहब अपने ज़माने की याद कर कहते, वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास करके डिप्टी कलेक्टर ही करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक पढ़कर, अंग्रेजी पढ़कर भी लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली थी। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवाई में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 बेटियां बख्शी थीं। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तो तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वो मोढ़े पर बैठकर नीचा गुड़गुड़ाया करते थे। उनके बाद जगह की तंगी की वजह से बैठक भी जनाने में शामिल हो गई थी और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया था। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का लटकाया जाता था। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, पर भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल ये हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान के औलाद को हवेली छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास करके डाकखाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास करके अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। जो जो ज़माना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल पास करके स्कूल में मुदर्रिस होकर देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और है क्या। स्कूल की फीस पर हर महीने
और किताबों, कापियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीरबख्श का भी ब्याह हो गया था। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भर गई। पीरबख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली थी। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीजें नहीं थी। वो चौकी पर बैठते, कलम दावात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीरबख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से निरंतर टपकते पानी की काली धार बहती रहती थी। नाली के किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबले कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। दाईं ओर न्यागरा बनाने वाले बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। उस पूरी बस्ती में चौधरी पीरबख्श ही पढ़े लिखे और सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा था। इंशाअल्लाह घर में औलाद थी तो वो भी लड़कियां। बच्चियां 4-5 बरस की उम्र तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा जाता। पीरबख्श खुद ही मुस्कराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते थे। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई थी। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए थे। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीरबख्श की वालिदा मदद के लिए आई थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालिदा को लिवा ले जाने के लिए नहीं आया। वो छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी थी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझट होती ही है। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे न हो। घर बार है तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ थी। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते थे। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख के उधार ले आते थे। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते थे। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट के आने की संभावना नहीं रहती थी। मोहल्ले में चौधरी पीरबख्श की इज्जत थी। उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो पर्दा सालम रहता था। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उनमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर मरम्मत कर देते थे। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए थे। कई बार कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सरजू पांडे को उसकी फिक्र नहीं थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वो भी 6-6 महीने का बकाया। लकड़ी का क्या भाव है, न हो तो मकान छोड़ दो। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखटे से टिका देते। रात भर दहशत रहती, अगर कोई चोर आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ नहीं था।
शायद एक भी साबुत कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को नहीं मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वो चोर जो ठहरा, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वो पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकाने लायक नहीं रह गया था। दूसरे दिन सुबह घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज, दरी, दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी को यूं काहे खराब करोगे? बाजार से लाके टाट का टुकड़ा न लटका दो। चौधरी पीरबख्श टाट की कीमत मिल से आते आते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में नहीं मिल सकता था। हंसकर बोले, होने को क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगी के जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यों गिरते जा रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल छोड़ देते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक बार किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ थी। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता था। कुर्ते पाजामे में जब पैबंद संभालने की ताब नहीं रही तो मार्किन का एक कुर्ता पजामा जरूरी हो गया था। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह पर देखकर ही वो रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीरबख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी थी। कहीं कोई और प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के कच्चे घरों के मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। कई दफ़े चौधरी पीरबख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने 2 हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचाव भी करना पड़ा था। खान को वो शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी ही शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपया कर्ज लिया था। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली थी। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ था। खान की किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने की आशंका से चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी किसी तरह वो किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में ज्वार और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, ऋण की किस्त देना संभव नहीं रहा था। खान 7 तारीख शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाहिए। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा कर लिया। खान ने मान लिया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती ही जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में नहीं ठहरता था। पत्ते के लिए उसे गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से मिलता था और रुपए का सिर्फ 1.25 सेर। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए ही मचल जाता, कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काला नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया था। नाहक इकन्नी आती थी। चौधरी को 4 रुपए महंगाई भत्ते के भी मिले।
पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपए हिसाब में शेष निकले। बच्चे पिछले हफ्ते में लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल के सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते थे। बड़ी कठिनाई से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को नहीं हुई। मिल से घर लौटते समय चौधरी मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, अनाज की गठरी लेकर वो घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ के दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो गए गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें चौधरी की आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वो कह रहे थे, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के नौकरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद था। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया था। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दरखास्त के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वो 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने का वास्ते, हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहां से आता? तनख्वाह मिले हफ्ता भर नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए थे। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत करके वो कहते, अरे भाई हों तो 20 आने पैसे 2-1 रोज के लिए दे देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। अरे मियाँ, पैसे कहाँ इस ज़माने में, उत्तर मिलता। पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया था। हाथ में आने से पहले ही उधार चुकाने में सब उड़ गया है। दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक ड्योरी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा था। पर्दे की आड़ से बड़ी बी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात, चोर भीतर में छिपा है। हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया का आराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी। पीर बख्श के शरीर में बिजली सी तड़प गई और वो बिल्कुल निस्सत्व हो गए। हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली देकर पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होकर भी निश्चेष्ट नहीं रह सका। वो उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से एक चढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों और पीरों के नाम निकल गईं। उस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताकर माफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेज़ी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर
चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए थे। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनका किधर में जाता? हरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ जाता कैसे बनता? तुम हमको बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी पीर बख्श ने बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठाकर खुदा से खान के लिए दुआ मांगकर कसम खाई। पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच दे। खान और भी भड़क उठा, हम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा? हम तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका तो जूती भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो ये टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वो डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े। चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताब नहीं थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की औरतें और लड़कियां पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच भय से इकट्ठी खड़ी होकर कांप रही थीं। सहसा पर्दे के हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वो पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा से उसने कहा, ला हौल विला, और असफल लौट गया। भीड़ भय से चीख कर ओट में भागती हुई औरतों पर दया करके दरवाजे के सामने से हट गई थी। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य चौधरी में शेष नहीं था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी नहीं रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वो मर चुकी थी। कहानी समाप्त।